ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर मनोज भाई बताते हैं कि 2022 में 12th कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन रमूना वहां के कॉलेज से बीएससी करने का डिसीजन लिया। अब हुआ यूं कि जब इनके एडमिशन का टाइम आया तो ये किसी जरूरी काम में व्यस्त हो गए और इसी कारण इन्हें कॉलेज में लेट एडमिशन लेना पड़ा। अब इस लेट एडमिशन का परिणाम ये हुआ कि उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में जगह नहीं मिली, साथ ही कॉलेज के जस्ट आसपास में जो पीजी थे वो भी फुल हो चुके थे। अब यहाँ मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इसी बीच किसी ने इन्हें सलाह दी कि तुम बालेश्वर जाके वहाँ कोई पीजी ढूंढ लो। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि बालेश्वर टाउन से रोज कॉलेज के लिए अप डाउन करना एक बहुत ही हेक्टिक रूटीन था और भाई साहब इसी रूटीन को स्किप करने के चक्कर में मनोज ने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन इनकी जिंदगी के सबसे भयानक वारदात को अंजाम देने वाली थी। ये वही आप बीती है जिसके बारे में मैंने YouTube कम्युनिटी पोस्ट में 8-9 दिन पहले बताया था। अब मेरी तो उस टाइम ये कहानी पढ़ के एकदम हालत खराब हो गई थी, पर आप आज जो भी महसूस करेंगे उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आप वीडियो में मनोज भाई द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अभी मनोज लिखते हैं कि इस घटना से पहले तक मुझे भूत प्रेत में कोई भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि ये सब अफवाह है, लोगों का अंधविश्वास है, पर जब ये घटना मेरे साथ घटी ना, उसने मेरे जीवन के पूरे पर्सपेक्टिव को ही चेंज करके रख दिया और अभी आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो, जिस रमूना टाउन में मनोज का कॉलेज था वहां से बालासोर टाउन करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये नहीं चाहते थे कि भाई इतने दूर जाके मैं कोई पीजी लूं। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं कॉलेज के आसपास ही 1-2 दिन और सर्च करूंगा। और इस बीच होता यह है कि जब मनोज कॉलेज के सराउंडिंग में पीजी सर्च कर रहे थे उसी टाइम इनकी मुलाकात 3 और लड़कों से हुई। वो लोग भी अपने लिए कमरा ढूंढ रहे थे पर उनको कोई भी रूम नहीं मिल रहा था। अब यहाँ जब ये चारों लोग मिलते हैं तो उनके बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है और ये डिसाइड करते हैं कि भाई क्यों ना एक ऐसा कमरा ढूंढा जाए, फिर ऐसा घर ढूंढा जाए जहां हम चारों साथ रह सके, क्योंकि एक ही कॉलेज था और सेम एज ग्रुप और उसके साथ साथ इनकी वाइब भी मैच हो जाती है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो हम चारों साथ में रहेंगे। और फिर बहुत ढूंढने के बाद इनको एक किराने की दुकानदार से पता चलता है कि सामने वाली गली में ना एक घर खाली है। उनके मकान मालिक का नंबर इस दुकानदार के पास था, तो इन्होंने बोला कि आप एक बार बात करा दीजिए उनसे। तब दुकानदार बोलता है कि एक बार जाके आप पहले घर तो देख लीजिए। और जो ये घर की चाबी थी ये इसी दुकानदार के पास रखी हुई है। ये लोग उससे चाबी लेते हैं और जाके घर खोल के देखते हैं। मनोज बताते हैं कि जो वो घर है ना वो 2 मंजिल का है। अंदर एंटर करते ही नीचे वाले फ्लोर में पहले एक हॉल आता है और हॉल के दोनों साइड पर 2-2 कमरे बने हुए। कमरे कुछ ऐसे थे कि एक कमरा है, फिर उसके बाजू में किचन, फिर उसके बाद एक और कमरा और दूसरी साइड भी ऐसे ही एक कमरा, फिर उसके बाजू में टॉयलेट वॉशरूम और उसके बाजू में दूसरा कमरा। और इसके साथ जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें ताला लगा हुआ है। अब इन्होंने जब ये घर देखा तो सोचा कि भाई कितनी अच्छी बात है, हम चारों के लिए प्राइवेट कमरा मिल गया एक। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर इसके बाद ये लोग दुकानदार के पास वापस आते हैं और ओनर से बात कराने के लिए बोलते हैं। वो ओनर कॉल पे बात करता है, इनको रेंट वगैरह बताता है और जो रेंट था वो 4 कमरों के हिसाब से काफी कम है। पर यहाँ मनोज को लग रहा था कि यार क्या दिक्कत है, हमें कमरा मिल गया ना, अच्छा रेंट कम हो ज्यादा उससे हमें क्या करना है। ये चारों बहुत खुश हो जाते हैं। पर फोन रखने से पहले ओनर ने इनको एकदम सख्त हिदायत दी थी कि भाई तुम लोग ऊपर कभी मत जाना। ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें तुम लोग एंट्री नहीं लोगे और ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस फ्लोर पे जाने के लिए जो सीढ़ी थी उस सीढ़ी पर एक दरवाजा लगा था जिस पर ताला बंद है। इनको लगा यार ठीक है, मैं भी ओनर का कुछ सामान वगैरह रखा होगा ऊपर, उसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और दुकानदार से चाबी लेके फाइनली ये चारों उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं से असली खेला चालू होता है दोस्त। मनोज यहाँ लिखते हैं कि उस घर का कमरा हम लोग में कुछ ऐसे डिवाइड हुआ कि जो हॉल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट था उसके पहले कमरे में मनोज रह रहे हैं और उनके बाजू वाले दूसरे कमरे में अंकित। सिमिलरली हॉल के लेफ्ट साइड में अमन और मोहित रह रहे हैं। आई होप आपको लेआउट क्लियर हो गया होगा। अब सुनना, अंकित यहाँ मनोज से पूछता है कि भाई तुझे कुछ ऊपर से आवाज आ रही थी क्या? तब मनोज बोलता है कि हाँ, मतलब पायल और किसी के भागने की आवाज आ तो रही थी, पर मैं बहुत नींद में था तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब अंकित ने बोला कि भाई वो आवाज हमने भी सुनी और टाइम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमने एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने अमन और मोहित को जाके उठाया तो अमन इस पे बोलता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऊपर चोर वोर आ गया हो, चल के हम लोग को देखना चाहिए। तब इसके बाद अमन, अंकित और मोहित ये तीनों ऊपर जाने का डिसीजन लेते हैं। इन्होंने पहले सोचा कि भाई जो सीढ़ी पे गेट लगा है उसमें ताला बंद है, उस ताले को हम हथौड़े से तोड़ेंगे और तोड़ के फिर ऊपर जाएंगे। अब जब ये तीनों सीढ़ी की तरफ जा रहे थे ना,
तभी मोहित बोलता है कि भाई मुझे ना वॉशरूम जाना है, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। मोहित यहाँ वॉशरूम चला गया और अमन और अंकित वहीं सीढ़ी के पास इसका वेट करने लगे। अभी 2 मिनट वेट करने के बाद जब मोहित नहीं आता है ना वॉशरूम से बाहर, तब अमन बोलता है कि यार एक काम कर, हम लोग चलते हैं ऊपर, मोहित आ जाएगा पीछे से। अंकित भी मान जाता है कि हाँ ठीक है, और इन दोनों ने मिलके पहले तो उस गेट का ताला तोड़ा और इसके बाद अमन और अंकित ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। इन्होंने जाने से पहले बस एक बार मोहित को आवाज लगाई कि भाई हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तू ना हमारे पीछे पीछे आ जाना। अब जब यहाँ अमन और अंकित ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं तो देखते हैं कि भाई वहां एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है। इन्होंने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और देखा कि भाई उस फ्लोर पे बहुत सारे कमरे हैं, पर ना हर कमरे में ऐसे धूल मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से वहां कोई भी नहीं रहा है। अब यहाँ ये दोनों ये पता करना चाह रहे थे कि भाई आखिर ऊपर दौड़ कौन रहा था, तो इन लोगों ने एक एक करके वो सारे कमरे खोल के देखने शुरू किए। करीब 4 कमरों को इन्होंने खोल के देखा, पर हर कमरे में ऐसा ही फील हो रहा था कि भाई काफी टाइम से ये रूम्स बंद पड़े हुए हैं। ये लोग चलते चलते फ्लोर के बिल्कुल एंड में पहुंचते हैं और फिर जो 5वां कमरा था उस फ्लोर का, उसको इन लोगों ने खोल दिया। और सरप्राइजिंगली कमरे को खोल के जब अमन और अंकित अंदर गए तो भाई ये देखते हैं कि वो कमरा एकदम साफ सुथरा पड़ा है। वो एक मास्टर बेडरूम था और काफी वेल मेंटेन्ड कंडीशन में। अभी इस टाइम अमन और अंकित ये दोनों कमरे के अंदर हैं और उस पूरे कमरे में एक बार ऐसे नजर घुमाने के बाद अमन बोलता है कि यार ये कितना मस्त कमरा लग रहा है। ऐसा लगता है जो ओनर है वो इसी कमरे में रहते होंगे, इसलिए इतना साफ सफाई करके रखा हुआ है। पर ये लोग जिस पर्पज से आए थे कि कौन भाग रहा है ऊपर, उसका कुछ हिंट नहीं मिला इनको कमरे में। अब यहाँ जब उस कमरे में भी इनको कोई दिखाई नहीं दिया तो अंकित और अमन दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे। और जब ये कमरे से बाहर निकल रहे थे तभी ना पीछे से एक आवाज आती है, अरे अंकित तुम कुछ नहीं बोलोगे इस कमरे के बारे में? और ये आवाज मोहित की थी। यहाँ अमन ने जैसे ही मोहित की आवाज सुनी तो ये थोड़ा पीछे मुड़ के बोलता है कि अबे साले मोहित, तू यहाँ कब आया? तू तो वॉशरूम करने गया हुआ था ना। ये दोनों दोबारा से उस कमरे के अंदर घुसते हैं और जब इस बार एक कमरे में गए तो देखते हैं कि भाई वो जो पूरा कमरा भी बहुत वेल मेंटेन कंडीशन में था, वो एकदम खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। हर तरफ धूल मिट्टी जमी हुई और एकदम एक गंदी सी स्मेल आने लगी कमरे से। अब ये मंजर देख के इन दोनों के एकदम होश उड़ गए। इस टाइम ये दोनों कमरे के अंदर हैं। अमन ने 1-2 बार और आवाज लगाई कि मोहित तू कहाँ है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब पता नहीं उस टाइम अंकित को क्या फील हुआ, ये अमन को बोलता है कि भाई भाग यहां से। पर इससे पहले कि ये लोग कमरे से बाहर निकलते हैं उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इन्होंने बहुत खोलने की कोशिश की पर वो दरवाजा नहीं खुलता। अब एक चीज समझना कि अक्सर जो रूम्स होते हैं उसमें ना ऐसे एक रैक जैसा बनाया होता है सामान वगैरह रखने के लिए। अभी जब ये लोग कमरे का दरवाजा खोल रहे थे उसी अफरा तफरी में इनकी नजर पड़ जाती है उस रैक पे। और भाई ये देखते हैं कि उस रैक पे ना एक एकदम जवान औरत बैठी हुई है। और जैसे इंडियन स्टाइल लैट्रिन में बैठते हैं ना जिस पोज में, उसी पोज में वो औरत वहां रैक पे बैठी है। उसका सर नीचे है और उसके पूरे बाल मुंह पे आ रहे थे। उसने एक दुल्हन की ड्रेस पहनी हुई है और पैर में अलता लगा था। अब यहाँ जैसे ही अमन और अंकित की नजर उस औरत पे पड़ी, भाई अमन डर के मारे वहीं बेहोश होके गिर जाता है। अब अपने दोस्त को नीचे गिरे हुए अंकित जाता है उसको उठाने के लिए, और ये जैसे ही अमन को जाके ऐसे पकड़ता है ना उठाने के लिए, वो औरत ऊपर से कूद के अमन के शरीर पे आ जाती है। अब ये मंजर देख के अंकित एकदम रोने जैसा हो जाता है। पर कुछ ही सेकंड के बाद जब दोबारा से उसकी नजर अपने दोस्त पर पड़ी तो वो औरत उसके ऊपर नहीं थी। ये बस एक बार आवाज लगाता है अमन, और अमन तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और अंकित की तरफ एक टक देखने लगता है। इसके बाद अमन बोलता है कि भाई भाई चल भाग यहाँ से जल्दी। और फिर जब अंकित ने कमरे का दरवाजा खोला तो दरवाजा बड़े आराम से खुल गया। अमन और अंकित भागते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे और इसी बीच अमन का जो पैर था वो सीढ़ी पे फिसल जाता है। अब उस पैर फिसलने की वजह से अमन के हाथ और सर में बहुत चोट आ गई थी और इसका खून भी निकल रहा था। ये दोनों जैसे तैसे नीचे आए और आकर मनोज का गेट खटखटाया।
अब इसके बाद जो भी हुआ वो सब मैंने पहले ही बता दिया, पर यहाँ ताजुब करने वाली बात ये थी कि मोहित इतने टाइम से दरवाजा पीट रहा है वॉशरूम का, पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। अब भाई जैसे ही मोहित ने सारी बात सुनी, वो बोलता है कि यार पैसा गया भाड़ में, मैं ये घर छोड़ के कल ही जाऊंगा, यहां नहीं रह सकता मैं। इस बात पर अमन और अंकित भी बोलते हैं कि भाई हम भी ये कमरा छोड़ देंगे, हमें नहीं रहना इधर। पर यहाँ जो मनोज था ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है कि यार देखो इतना पुराना घर है, तुम लोग का वहम भी हो सकता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। अब ये सुन के अंकित बोलता है कि भाई इतनी ना फिलॉसफी मत झाड़, अगर तेरे साथ ये घटना घटी होती ना तब तुझे समझ में आता। तुझे यहाँ रहना है तो रह, हम तीनों तो ये कमरा छोड़ के कल जा रहे हैं। तब इस पर मनोज बोलता है कि अरे मतलब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे तो मैं रह के क्या करूंगा अकेले, चलो कल हम नया पीजी देखेंगे। अब यहाँ इनकी सारी बात हो रही है, पर गौर करने वाली बात ये थी कि अमन इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो एकदम एक्सप्रेशनलेस होके चुपचाप वहां बैठा हुआ था। अब इस पर मोहित बोलता है कि यार लगता है अमन ना कुछ ज्यादा ही डर गया है, इसे ऐसे चोट भी लग रखी है। अब यहाँ पर इन तीनों ने मिलकर अमन की मरहम पट्टी की और ये चारों लोग उस रात मनोज के कमरे में ही सोते हैं। अब देखो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए ना आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चारों लोग उस रूम में सोए कैसे थे। आप जब ये इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो मेन बेड है उस पे सो रहे हैं मनोज और अंकित, बेड के लेफ्ट हैंड साइड में मोहित और अमन सो रहे हैं, और जो इनका पैर है अमन का, इसके ठीक सामने एक मिरर लगा हुआ है, ड्रेसिंग मिरर। बेड के ठीक पीछे एक 0 वॉट का बल्ब लगा है रेड कलर का, और जो बेड पे मनोज और अंकित सो रहे हैं इन दोनों की नजर उस मिरर की तरफ है, मतलब मिरर की तरफ मुंह करके ये लोग सो रहे थे। मनोज बताते हैं कि इस मिरर में जो मोहित लड़का था इसका सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था थोड़ा सा, पर यहाँ अमन मिरर में एकदम क्लियरली दिखाई पड़ रहा था मनोज को। अब ये पूरा मामला निपटते निपटते रात के करीब 2:50 हो चुके थे। मनोज बताते हैं कि हम सब अपने अपने जगह पर सो गए। अब यहाँ सोते सोते मैं एक टक बस मिरर की तरफ देख रहा था और मैं बस लगातार ये सोच रहा था कि यार इतना कम दाम में इतना अच्छा घर मिला था हम लोग को, ये तीनों बेवकूफ समझ नहीं रहे, इतने पैसे में घर नहीं मिलेगा इस तरीके का। मैं कल सुबह फिर से इनको समझाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे सोचते सोचते मनोज की आंख लग जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद इनको ना कमरे के अंदर से एक बहुत गंदी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत पुराना सड़ा हुआ लाश कमरे के अंदर रख दिया हो। मनोज बताते हैं कि वो इतनी गंदी स्मेल थी जिससे कोई भी सेंसलेस हो जाए। अब ये कुछ फिगर आउट कर ही पाते कि भाई कहां से बदबू आ रही है, तभी अचानक इनको बहुत तेज ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि भाई इनको किसी ने उठा के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया हो। ये लिखते हैं कि ना हमारे कमरे में कोई एसी है, ना ही बालकोनी की विंडो खुली हुई है, एकदम ऐसी ठंड लगना बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। और भाई तभी उस ठंड लगने के साथ मनोज की आंख खुल जाती है। मैंने बताया था कि ये मिरर की तरफ ही मुंह करके सो रहे थे और अचानक से इनकी नजर उस सामने वाले मिरर पे पड़ गई। मनोज देखते हैं कि एक शादीशुदा औरत अमन के शरीर के ऊपर बैठी है, उसके बाल एकदम बिखरे हुए, और वो एक टक मिरर के थ्रू मनोज की तरफ देख रही थी, आंख एकदम उसकी पूरी लाल। अब वो सीन देख के ना मनोज की बॉडी एकदम जैसे फ्रीज हो गई उसी जगह पे। इसके बाद मनोज आगे लिखते हैं कि मैं तो एकदम फ्रीज स्टेट में लेटा हुआ हूं, पर वो औरत एकदम गुस्से में मेरी ओर देखते हुए कुछ लाइंस बोलती है बंगाली लैंग्वेज में। वो बोलती है कि अमर बडिते तुम्ही सब आसबे और की भावचिलम अमी छाड़ देबो तुम्हाके। मतलब वो बांग्ला में बोल रही थी कि मेरे घर में तुम सब आओगे और क्या सोचते हो कि उसके बाद मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी। इसके बाद उसने दोबारा कुछ लाइन बोली, अमार बाड़ीते जे केऊ आसबे बांचिए जाबो ना, मतलब मेरे घर में कोई आ गया तो वो जिंदा तो नहीं बचने वाला। आई चले अमन तातो मारबे आमी ये को साथ नाई जाबो असोनता अमावस्या के, मतलब ये कि जो अमन है ये तो मरेगा, इसे मैं अमावस्या वाले दिन अपने साथ ले जाऊंगी। और ऐसा बोलने के बाद वो औरत देखते ही देखते गायब हो गई। अब मनोज लिखते हैं कि उसके गायब होते ही मेरी बॉडी एकदम फ्री हो गई और ना मुझे एक बहुत तेज करंट जैसा लगा, और उस करंट की वजह से मैं एकदम चिल्लाते हुए उठ के बैठ जाता हूँ बेड पे। अब भाई यहाँ इनकी चिल्लाने की आवाज सुन के इनके सारे दोस्त उठ जाते हैं सिवाय अमन के। वो चुपचाप लेटा हुआ था। यहाँ अंकित और मोहित ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो मनोज ने सारी बात बताई। अब ये बात सुन के मोहित वहीं एकदम रोने लगा। वो बोलता है कि यार अमन को वो अपने साथ लेके जाएगी, हम लोग उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे,
कैसे उसके मम्मी पापा को फेस करेंगे, हमारा दोस्त हमसे दूर चला जाएगा। अब ये बात बोलते बोलते इन तीनों की नजर अमन के ऊपर पड़ती है और ये देखते हैं कि भाई जो अमन का शरीर है ना वो काला पड़ रहा है। अब ये लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। आखिर थे तो बच्चे ही भाई, 12th पास करके अभी अभी आए थे कॉलेज में, और इसी पे अचानक इनके कमरे की लाइट चली जाती है और भाई उस अंधेरे में दोबारा से मनोज के कमरे के डोर पे नॉक शुरू हो गई। एक बार खुद को इमेजिन करके देखो इस सिचुएशन में। अब यहाँ अंकित, मोहित और मनोज ये तीनों बेड पे एक साथ एकदम चिपक के बैठ गए। उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था उस समय, समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिर कौन डोर नॉक कर रहा है इनका। ये लोग एक टक बस उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे और तभी कमरे के बाहर से एक लड़की की आवाज आती है, अमन, बाबू अमन, चलो हमारे साथ है। और देखते ही देखते जो अमन अभी तक बेसुध होके लेटा हुआ था वो भाई उठ के बैठ जाता है। बैठे बैठे इसने अपने दोस्तों की तरफ देखा बेड पे और फिर उठ के मेन दरवाजे की तरफ जाने लगा जहां से आवाज आ रही थी। अब जैसे इन लोगों ने देखा कि अमन उसकी ओर जा रहा है, भाई ये तीनों जाके अमन को पकड़ लेते हैं। मनोज लिखते हैं कि इस टाइम मेरी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं तो मानता भी नहीं था इन सारी चीजों को, और अभी जो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब जब इन तीनों ने अमन को पकड़ा तो अमन एकदम जोर जोर से बोलने लगा कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। मनोज आगे लिखते हैं कि उस टाइम पर अमन के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि वो बार बार हम सबको दूर फेंक दे रहा था। अब ये देख के जैसे तैसे मोहित अमन को पटकता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके बाकी के दोनों दोस्त उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं। अभी जब ये लोग अमन को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे तब दरवाजे से फिर से उस लड़की की आवाज आती है, तुम सब उसे क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ दो उसे, मेरे पास आने दो। और इस बार ना ये लड़की बड़े प्यार से बोल रही थी। मनोज लिखते हैं कि उस आवाज का हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम 15 मिनट तक चुपचाप उसी पोजीशन में अमन को पकड़ के बैठे रहे और उस पूरे 15 मिनट दरवाजे पे लगातार ठक 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 की आवाज हो रही थी। अब जब 15 मिनट तक इन लोगों ने अमन को नहीं छोड़ा तब वो लड़की दोबारा एकदम गुस्से में बोलती है कि लगता है तुम सबको जीने की इच्छा नहीं है, छोड़ दो उसे वरना तुम सब भी मरोगे। अब उस लड़की के ऐसा बोलते ही ये तीनों दोस्त एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। मनोज बताते हैं कि कुछ देर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो ठक ठक की आवाज बंद हो गई, पर हमने देखा कि यहाँ अमन की हालत लगातार खराब होते जा रही है। और ये सब कुछ होते होते सुबह के 4 बज गए थे। मनोज और उसका दोस्त कोई भी उस रात नहीं सोया और सुबह सूरज निकलते ही ये सब लोग अपना सामान लेके उस घर से बाहर आ गए। अब यहाँ सरप्राइजिंगली होता ये है कि सुबह होते ही अमन एकदम पूरी तरीके से ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। अब इन सारे दोस्तों को लगा कि मे भी रात के टाइम उस शक्ति का प्रभाव ज्यादा था जो कि अमन को अपने काबू में कर रही थी। अभी सुबह सूरज की रोशनी में वो शक्ति का प्रभाव खत्म हो गया है और हमारा दोस्त अमन अब एकदम पूरी तरीके से ठीक है। पर भाई साहब क्या लगता है, अगर इतनी आसानी से ठीक हो जाता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता, तो मैं क्यों वो यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट डालता कि भाई एक बहुत खौफनाक कहानी मैंने पढ़ ली है। सुनते जाओ एकदम ध्यान से आगे क्या होता है। मनोज आगे लिखते हैं कि उस घटना के बाद हम सबने डिसाइड किया कि भाई एक दूसरे पीजे में शिफ्ट होते हैं और इस बार जो पीजे इन्होंने ढूंढा वो था बालेश्वर में, जहां पर पहले मनोज इस चक्कर में नहीं जा पाए कि भाई वो मेरे कॉलेज से बहुत दूर है, पर अभी इनको लगा कि भाई दूरी वूरी कोई भाड़ में, पहले अपनी जान पे आ रही है। ये चारों के चारों उस नए पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब होता ये है कि उस पीजी में ऑलरेडी पहले से लड़के रह रहे थे और इनके पास सिर्फ 2 रूम्स अवेलेबल थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक रूम में हम लोग 2-2 लोग शेयर कर लेंगे। तो यहाँ अमन और मोहित एक रूम में और अंकित और मनोज ये दोनों एक कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। मनोज ये भी लिखते हैं कि इस घटना के बारे में हम में से किसी ने अपने घर पर कुछ नहीं बताया। हमें लगा कि अगर ऐसे घर पे बताएंगे तो घर वाले, एक ही दिन हुए हमें यहाँ आए हुए, हमें लगा कि अगर हमने घर पे बताया तो घर वाले फालतू में परेशान होंगे, और मैं तो मानता भी नहीं था इन सब के बारे में, तो घर वालों से बोलना, ये सब शेयर करना मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता। और अभी हमारा दोस्त जो अमन है वो भी पूरी तरीके से ठीक है, तो उस रात की घटना को बस एक बुरा सपना समझ के उन लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। मनोज बताते हैं कि उस नए पीजे में शिफ्ट होने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल होने लगा था। हम लोग मस्त कॉलेज जाते, अपनी मस्ती करते और धीरे धीरे दिन ऐसे ही निकलने लगे। अमन यहाँ पूरी तरीके से नॉर्मल था और हम चारों एक बहुत ही अच्छा सा कॉलेज लाइफ जी रहे थे।
अब इस बीच होता क्या है कि इनके ना कॉलेज में छुट्टी पड़ने वाली थी किसी फेस्टिवल को लेके। 4-5 दिन की छुट्टी थी और इस छुट्टी में जो पीजी के बाकी बच्चे थे वो अपने अपने घर जा रहे थे। पर यहाँ मनोज और उनके 3 दोस्तों ने प्लान बनाया कि भाई घर ना जाके क्यों ना हम एक छोटा सा पिकनिक मनाने चले। अब ये चारों डिसाइड करते हैं कि भाई हम ना किसी पहाड़ी जगह पे जाएंगे, वहाँ मस्त कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, अपना पिकनिक मनाएंगे और फिर 4 दिन उधर ही घूमने के बाद वापस अपने पीजी आ जाएंगे। अभी इनके डिस्कशन में ये फाइनल हुआ कि जो अंकित है वो अपने घर जाएगा और घर से कार लेके इधर आएगा बालेश्वर, और फिर ये लोग उस कार में बैठ के पिकनिक मनाने जाएंगे चारों के चारों। कल से छुट्टी स्टार्ट होने वाली है और आज दोपहर के 3 बजे अंकित बस में बैठ के अपने घर की ओर निकल जाता है। यहाँ पर इनके बाकी दोस्त अंकित को बोलते हैं कि भाई जो भी पिकनिक में सामान वामान लगेगा वो सब हम लोग आज शाम को जाके खरीद लेंगे, कल सुबह तुम कार लेके आना और फिर कार में बैठ के हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। अब एज पर प्लान अंकित बस में बैठकर अपने घर चला जाता है और शाम के टाइम ये तीनों दोस्त बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अभी मनोज बताते हैं कि जब ये लोग उस पिकनिक ट्रिप के लिए शॉपिंग कर रहे थे ना, तब इस बीच धीरे धीरे ये लोग नोटिस करते हैं कि जो अमन है उसका बिहेवियर दोबारा से बदलने लगा। उसकी आईज थोड़ी थोड़ी लाल होने लगी थी और जो पैर है उसका वो काला पड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे अमन पूरी तरीके से चुप हो जाता है और एकदम एक्सप्रेशनलेस होके जहां जहां ये लोग जा रहे थे सिर्फ उनके पीछे पीछे चल रहा था ये। अब यहाँ मोहित और मनोज ने अमन की इस बिहेवियर को नोटिस तो किया, पर ये लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार हमारे अभी बहुत सारा शॉपिंग करना है, हम लोग इस पे अभी ध्यान नहीं देंगे। ये लोग पूरी शॉपिंग करके एकदम लास्ट में एक चिकन की दुकान पे पहुंचते हैं। ये लोग उस चिकन वाले को बोलते हैं कि भैया कल ना सुबह 9 बजे के आसपास हम लोग आपसे इतने केजी चिकन कलेक्ट कर लेंगे, आप काट के रखिएगा। क्योंकि उनको वो चिकन लेके जाना था पिकनिक पे, जहां पर इनका प्लान था कि भाई मस्त हम कुक करेंगे और खाएंगे। अब जब ये लोग उस चिकन वाले से बात कर रहे थे ना, तभी बीच में अमन एकदम चिल्ला के बोलता है कि हाँ चिकन ले लो, अभी चिकन ले लो, चल के बनाएंगे, अभी मुझे खाना है। अब अमन की ये बात सुन के मोहित उससे बोलता है कि भाई आज तो मंडे है, मंडे को तो तू खाता नहीं है नॉन वेज। तब अमन ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं आज ही खाऊंगा, मुझे चिकन ही खाना है आज। अब ये सुन के मनोज बोलता है कि यार क्या हो गया तुझे, अचानक से ऐसे चिकन खाने का मन कैसे करने लगा। और फिर मोहित भी अमन को समझाने की कोशिश करता है कि यार कल पिकनिक वाले जगह पे चल के बनाएंगे ना चिकन, अभी ये कच्चा चिकन ले जाके अपने पीजी में कैसे कुक करेंगे, हमारे पास तो पीजी में बनाने के लिए कोई ऐसा गैस चूल्हा भी नहीं है। अब ये बात सुन के अमन एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैंने बोला ना मुझे चिकन खाना है, तुम लोग को समझ नहीं आता ऐसे। तब इस पर मनोज बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई तू चिकन खा ले, पर ये कच्चा चिकन ऐसे नहीं, अभी होटल में चलते हैं, होटल में कुछ ऑर्डर कर लेंगे, वहां तू बैठ के आराम से खा लेना। अब यहाँ पूरी शॉपिंग खत्म करने के बाद ये तीनों पहुंचते हैं एक होटल में और वहां पर अमन ने एक चिकन फ्राई ऑर्डर कर दिया फुल। यहाँ मोहित और मनोज ने सोचा कि ठीक है यार एक चिकन फ्राई में हम तीनों आराम से खा लेंगे। पर भाई यहाँ जैसे ही चिकन फ्राई आया, अमन ऐसे खाने लगा जैसे उसने कई सालों से खाना नहीं खाया। मनोज बताते हैं कि यहाँ पर मैंने एक चीज और नोटिस की कि जनरली क्या होता है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो पानी दूसरे हाथ से पीते हैं, मतलब अगर हम राइट हैंड से खा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से ग्लास उठाकर पीते हैं पानी का। पर यहाँ ना अमन एकदम अलग चीज कर रहा था, वो जिस हाथ से खा रहा था उसी हाथ से जो पानी का ग्लास है वो उठा के पी रहा है। अभी इस टाइम पर सिर्फ 5 मिनट में अमन ने जो फुल चिकन फ्राई था खत्म कर दिया। उसने दोबारा एक और चिकन फ्राई मंगाया और ऐसे करके पूरे 3 प्लेट फुल चिकन फ्राई वो खा जाता है। मनोज और मोहित एक दूसरे को देखते हैं और इनको समझ में आ जाता है कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं है। इन दोनों ने अपने लिए रोटी और ऑमलेट ऑर्डर किया और खाने के बाद ये तीनों वापस पीजी में आ गए। अच्छा मनोज एक चीज लिखते हैं कि जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि जो बंगाली लोग होते हैं वो मतलब एक हाथ से ही खाना और पानी दोनों करते हैं। आई एम नॉट श्योर सब लोग करते हैं कि नहीं, पर जो इनका ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और मनोज ने मेंशन की कि अभी तक जो पुराने पीजी की रात वाली घटना थी उसमें उस औरत ने बोला था कि अमावस्या को मैं अमन को ले जाऊंगी अपने साथ, पर ये अमावस्या वाली बात ना ये लोग पूरी तरीके से भूल चुके थे। मनोज बताते हैं कि मुझे ये याद आ रहा था कि उस औरत ने कुछ बोला था, पर एग्जैक्ट क्या बोला था वो मेरे दिमाग से निकल चुका है। अब जब ये लोग होटल से वापस पीजी में आए तो अमन चुपचाप जाके कमरे में सो जाता है। मोहित और मनोज को लगा कि मे बी इसने ज्यादा खा लिया तो इसे नींद आ रही है और इन लोगों ने अमन को अपने कमरे में सोने दिया। अब इस टाइम होता यह है कि मोहित और मनोज दोनों मनोज के ही कमरे में बैठे हुए हैं। इन लोगों को कुछ डिस्कशन करना था और इनके साथ अंकित भी वीडियो कॉल पर है। ये तीनों अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे कि कल कहाँ हम कैसे जाएंगे। अभी यहाँ इनको ऐसे बात करते करते रात के 1 बज जाते हैं। मनोज बोलता है मोहित से कि यार देख अंकित तो अभी है नहीं, मेरा ये बेड खाली है, तू आज एक काम कर यहीं पर सो जा मेरे पास। ऐसे अमन सो रहा है, अगर तू जाके ऐसे उसका डोर खोलेगा उसको ऐसे फालतू में डिस्टर्ब होगा, ठीक है तू मेरे ही पास सो। तो मोहित भी इस चीज के लिए मान जाता है। ये दोनों चुपचाप मनोज के बेड पे सो रहे हैं
और रात के करीब 3 बजे अचानक से मोहित मनोज को उठाता है कि भाई उठ। मनोज यहाँ एकदम नींद से उठता है और मोहित को बोलता है क्या हो गया, क्यों उठा रहा है। तब यहाँ मोहित ने मनोज को ऐसे फिंगर पॉइंट करके दरवाजे की तरफ इशारा किया और जब मनोज उधर देखता है दरवाजे से तो ये पाता है कि भाई जो उनके कमरे का दरवाजा है ये ना थोड़ा सा खुला हुआ है और बाहर खड़ा था अमन। वहीं एकदम लाल आंखें और काला पड़ चुका शरीर। अमन बाहर से ही अपने दोनों दोस्तों को बोलता है कि भाई वो ना मुझे बुला रही है, मुझे उसके साथ जाना है। तो यहाँ मनोज बोलता है कौन बुला रहा है और किधर जा रहा है तू। अब इस बात पर जो अमन लड़का था वो दरवाजे के पास ही खड़े होके जो इनके कमरे के बाहर वाला विंडो है ना उस विंडो की तरफ इशारा करता है कि वो बुला रही है, मुझे उसके साथ जाना है। अभी अमन जिधर पॉइंट आउट कर रहा था उस ओर देखने के लिए मनोज और मोहित ये दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। अब भाई जैसे ही बाहर निकल के अमन जिस विंडो की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था उधर देखा इन्होंने तो ये पाते हैं कि भाई वही औरत जिसे उस रात मनोज ने अमन के ऊपर बैठे हुए देखा था वो सेम औरत वहां पर खड़े होके हंस रही है। अब भाई उसे देखते ही मनोज को सारी बात एकदम हिट करने लगी कि उस औरत ने बोला था कि अमावस्या की रात को ये अमन को ले जाएगी। भाई अब जैसे ही मनोज ने इस बात को रिकॉल किया वो अमन को उसके कमरे में अंदर धक्का देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। अब इस टाइम ये तीनों ही थे सिर्फ पीजे के अंदर, बाकी सारे बच्चे अपने अपने घर गए हुए थे। अभी अमन को अंदर धक्का देने के बाद मनोज पूछता है मोहित से कि भाई एक बात बता अमावस्या कब है। यहाँ मोहित गूगल पे सर्च करता है और पाता है कि भाई ठीक 2 दिन के बाद अमावस्या की रात आने वाली है। अब जैसी मनोज की बात पता चली ये मोहित की तरफ देख के बोलता है कि भाई वो ना आ गई अमन को लेने। और फिर ये दोनों दोबारा से उस विंडो की तरफ देखते हैं और अभी वो औरत एकदम भयानक तरीके से हंसते हुए सिर्फ एक लाइन बोल रही थी कि अमन तो मरेगा, मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब उसके ऐसा बोलते ही ये दोनों हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं जोर जोर से और थोड़ी देर के बाद वो विंडो के पास से गायब हो गई। पर अमन को जो इन लोगों ने उसके कमरे में लॉक कर रखा था वो अंदर से बहुत तेज तेज डोर पीटने लगा। वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं उसके साथ जाऊंगा, मुझे जाने दो नहीं तो वो रूठ जाएगी, मुझे जाने दो नहीं तो तुम लोग को भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ मनोज बताते हैं कि अमन पूरी रात चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा पर हमने दरवाजा नहीं खोला। इन दोनों ने रातों रात डिसाइड किया कि भाई पिकनिक विकनिक कैंसिल करते हैं और कल हम सब अमन को लेके सीधा उसके घर जाएंगे। ये लोग उसी टाइम अंकित को कॉल करते हैं और सारी चीजें एक्सप्लेन की तो अंकित बोलता है कि ठीक है। अभी तक इन लोगों ने अमन के पापा को मम्मी को कुछ नहीं बताया था। इनका प्लान था कि भाई अमन को हम लोग लेके जाएंगे उसके घर और तभी सारी बातें अंकल आंटी शेयर करेंगे। अंकित भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और अगली सुबह अंकित अपनी कार लेके सीधा पहुंचता है पीजी पे। इन लोगों ने फिर अमन के कमरे का गेट खोला और देखा कि भाई अमन एकदम बेहोश पड़ा है। ऐसे पानी वानी का छींटा मार के जैसे तैसे करके इन लोगों ने अमन को जगाया और जब अमन आया होश में तब ये लोग बोलते हैं कि भाई चल बहुत हो गया तेरा, अब ना हम तुझे तेरे घर लेके चलेंगे। अब जैसे ही अमन ने सुना कि भाई ये लोग मुझे घर लेके जाने वाले हैं वो एकदम गुस्से में लाल हो जाता है, एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं हम पिकनिक जाएंगे, तुम लोगों ने पिकनिक का बोला था ना, हम पिकनिक ही जाएंगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब अंकित बोलता है कि क्या बकवास कर रहा है भाई, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू जब अच्छे से ठीक हो जाएगा, तेरी तबीयत एकदम बराबर हो जाएगी तब हम लोग पिकनिक चलेंगे। इस पर अमन जवाब देता है कि नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे पिकनिक ही जाना है। अब इन तीनों को ये समझ में आ रहा था कि भाई अभी जो अमन रिएक्ट कर रहा है ना ये एक्चुअली इनका दोस्त है ही नहीं, ये किसी और के वश में है और वो इससे सारी चीजें बुलवा रही है। अब इन तीनों ने आपस में देखते हुए एक प्लान बनाया और फिर मोहित बोलता है कि अच्छा ठीक है यार चल हम पिकनिक ही चलेंगे, वैसे भी सामान वगैरह सब कुछ खरीद लिया है तो ये वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मोहित ने ये बात बोली भाई अमन एकदम अलग ही तरीके से हंसने लगा। वो इतना खुश हो रहा था जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा हो। मोहित यहाँ बोलता अमन से कि ठीक है भाई तू चल गाड़ी में चल के बैठ, ये जो पूरा सामान वगैरह है ये सब हम लोग लेके आ रहे हैं। अमन इनकी बात सुन के चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाता है। मतलब गाड़ी इनके डोर के बाहर खड़ी थी और ये लोग दरवाजे पे खड़े होके ही ऐसे देख पा रहे थे कि गाड़ी सामने खड़ी है। ठीक है, अमन जाके चुपचाप अंदर बैठता है और फिर मोहित अपने बाकी दोनों दोस्तों को बोलता है कि भाई देखो मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में सुन रखा है। अमन अब हमारा वो अमन दोस्त नहीं है, ये किसी और के वश में है और हमने अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो ये कुछ भी कर सकता है। अब एक चीज समझना कि मोहित के पिताजी एक पंडित है, मतलब ऐसे कुछ झाड़ फूक करने वाले नहीं, नॉर्मल पुजारी हैं, पर थोड़ा बहुत इनको ये सब आता था। तो मोहित ने प्लान बनाया कि यार अमन को तो हम यही बोलेंगे कि पिकनिक जा रहे हैं,
पर हम उसे लेके सीधा मेरे घर पहुंचेंगे, क्योंकि अगर अमन के घर गए तो उसे पता चल जाएगा, उसे रास्ता सब कुछ याद है अपने घर का, तो इसे मैं अपने घर पर लेकर चलूंगा, मतलब मोहित के घर पे। और वहीं पे हम फोन करके पहले से ही अमन के मम्मी पापा को बुला लेंगे। मैं अपने पापा को ही बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा केस हो रखा हमारे दोस्त के साथ, और वो कुछ तांत्रिक वगैरह का इंतजाम करके रखेंगे, जिससे अमन को हम लोग वहीं ले जाके अपने घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अब ये सब प्लान करने के बाद इन्होंने अमन के घर पे फोन किया और उनके पापा को सारी बात बताई। अब उनके पापा ये बात सुन के इनके दोस्तों पे बहुत गुस्सा होने लगे, पर भाई इसमें इनकी क्या गलती थी। और मम्मी को जैसे ही पता चला भाई वो एकदम फूट फूट के रोने लगी थी। पर फिर इन तीनों ने जैसे तैसे अमन के मम्मी पापा को समझाया और बोला कि आप लोग मोहित का ये घर है, उसका ये एड्रेस है, यहाँ पर आ जाइए, हम लोग वहीं लेके अमन को आ रहे हैं। अच्छा, अब इन सब के बीच एक चीज याद रखना कि अमावस्या को सिर्फ एक दिन रह गया है, मतलब आज का पूरा दिन रात और कल का पूरा दिन रात। कल शाम ढलने के साथ से ही अमावस्या चढ़ जाएगी। अब सुनो आगे क्या होता है। मनोज अभी आगे बताते हैं कि इन लोगों को पीछे से निकलते निकलते दोपहर के करीब 1 बज चुके थे। इस टाइम पर अमन और मोहित गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और आगे वाली सीट पर मनोज था और ड्राइवर सीट पर था अंकित। अभी यहाँ इन लोगों ने अमन को बोला कि भाई चल हम लोग पिकनिक चल रहे हैं, और अंकित यहाँ चुपचाप मोहित के घर का मैप लगा के उसकी ओर ड्राइव करने लगा। मनोज लिखते हैं कि इस टाइम पर ना अमन का शरीर एकदम ही काला पड़ चुका था। हमें समझ में आ रहा था कि उस औरत ने अमन को पूरी तरीके से अपने चपेटे में ले लिया है। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा डरने वाला लड़का भी इस टाइम पर मनोज ही था, इसलिए इसने डिसाइड किया कि भाई मैं आगे बैठूंगा। अब इनको करीब 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, पर वो डिस्टेंस कवर करने में इनको शाम हो जाने वाली थी। बीच बीच में हाईवे आ रहे थे, जंगल वाले रास्ते आ रहे थे, और इस पूरी जर्नी में मनोज को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो ये लोग बीच बीच में गाड़ी रोक दे रहे थे क्राउडेड स्पेस में, मतलब आधे घंटे के लिए, 40-40 मिनट के लिए, कि भाई मनोज का डर कैसे भी थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद हम आगे ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। मनोज बार बार जिद करके गाड़ी रुका था कि भाई रोक दे, मुझे बहुत अंदर से बेचैनी हो रही है। बीच में जब मनोज को डर लग रहा था तो इसने सोचा कि भाई गाड़ी में हनुमान चालीसा बजा लेते हैं। पर जैसे ही पीछे बैठे मोहित को ये लगा कि भाई हनुमान चालीसा चलाने जा रहा है, तो मोहित ने मनोज को यहाँ व्हाट्सएप किया कि भाई हनुमान चालीसा मत चला, और तू ऐसा करेगा तो हो सकता है अमन बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाए, और वो जो एंटिटी है वो इस पे हावी होके अमन को नुकसान पहुंचा सकती है। और इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हनुमान चालीसा हम गाड़ी में नहीं चलाएंगे। अच्छा, इस पूरे टाइम अमन बस सर नीचे करके चुपचाप बैठा हुआ है, वो किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अभी इन लोगों को ड्राइव करते करते शाम के करीब 5:30 बज जाते हैं, और अब धीरे धीरे सनसेट भी होना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया था कि हाईवे है, एक साइड में थोड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया है, ये लोग धीरे धीरे चल रहे थे आगे, और इसी बीच पीछे से मोहित ने बोला अंकित को कि भाई थोड़ा कार रोकना, सुसु करना है मेरे को। और इस समय करीब शाम के 6 बज चुके थे। गाड़ी रोकी, मोहित ने फिर अमन को भी पूछा कि भाई तुझे भी सुसु करना है क्या, चलेगा बाहर। तब यहाँ अमन एक मिक्स्ड आवाज में, मतलब एक लड़के और लड़की की आवाज में बोलता है कि हम पिकनिक कब पहुंचेंगे, मुझे चिकन खाना है। अब ये बात सुनते ही जो मनोज आगे बैठा था भाई उसके पैंट में ही सुसु हो गई, और ये बस चाह रहा था कि भाई कैसे भी मैं अमन से एकदम दूरी बना के रखूं। अब इस टाइम पर मोहित और अंकित कार के बाहर निकल के ऐसे सुसु करते हैं, और यहाँ मनोज भी बाहर निकलता है अपना पैंट चेंज करने के लिए। अब ये गाड़ी से बाहर निकलकर पीछे जाता है और डिग्गी खोलता है अपना पैंट निकालने के लिए। तब उस टाइम पर इसकी नजर बीच वाली सीट पर बैठे अमन पे पड़ती। अमन इसकी ओर सर करके बहुत वियर्ड तरीके से हंसे जा रहा था। अब इन्होंने तो अमन को यही बताया था कि भाई हम लोग पिकनिक चल रहे हैं, तो सारा सामान भी गाड़ी के डिग्गी में रखा था, इंक्लूडिंग चिकन। अब जैसे ही अमन ने मनोज को देखा डिग्गी खोलते हुए, ये फटाफट गाड़ी से बाहर निकलता है, और जो चिकन रखा था पॉलिथीन में पिछले 5-6 घंटे से, वो पूरा कच्चा चिकन उठा के एक कोने बैठ के चुपचाप खाने लगता है उसे। वो एकदम किसी जानवर के जैसे खा रहा था। अब इस पर मोहित ने अपने बाकी दोनों दोस्तों से बोला कि एकदम कुछ मत बोलना, चुपचाप इसे खाने दो, कोई इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। वो पूरा चिकन खत्म करने के बाद अमन दोबारा से कार के अंदर आके बैठ जाता है, और वैसे ही सेम पोज अपना सर नीचे करके चुपचाप बैठा हुआ है। ये बाकी दोस्त भी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से अपनी यात्रा दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अब उस स्पॉट से निकले हुए इनको करीब आधे घंटे हो चुके थे। अंधेरा गहराने लगा था और बहुत हल्की सी रोशनी थी रोड पे। अब अचानक से उस रास्ते पर चलते चलते ना अमन अपना सर ऊपर करता है, और एकदम जो गाड़ी का फ्रंट मिरर था उसके पार देखते देखते एकदम जोर जोर से हंसने लगा। अब उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि ये तीनों दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर अमन ने एक औरत के आवाज में बोलना शुरू किया कि तुम्ही के अमा के बोका भेबेचो, तुम्ही अमा के कोठाए लेके जाछो, अमी
जाने ना भाप चिलम, उसका मतलब था तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? तुम मुझे किधर लेके जा रहे हो क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? और भाई इतना बोलने के बाद वो लिटरली एकदम चलती गाड़ी में गेट खोल के बाहर कूद जाता है। अब ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इसके दोस्त रिएक्ट ही नहीं कर पाए। ये लोग तुरंत गाड़ी रोकते हैं और अपनी अपनी जगह से बाहर निकल के अमन की तरफ जाने लगते हैं। मनोज बताते हैं कि इस टाइम पर मैं इतना घबरा गया था कि मेरे आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप बस मोहित और अंकित के पीछे पीछे जा रहा था और फिर हमने देखा कि भाई अमन रोड की साइड पर पड़ा हुआ है। अब इन लोगों ने यह भी देखा कि भाई अमन के पैर से खून निकल रहा है और ये लोग टॉर्च जला के उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और इनके देखते ही देखते अमन अपनी जगह पर खड़ा होता है और एकदम ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते जंगल के अंदर घुस गया। अब भाई ये सीन देख के इन तीनों की एकदम हालत खराब। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। अमन को ऐसे ही छोड़ दें या फिर उसे बचाने के लिए जंगल के अंदर जाएं। जंगल में जाएंगे तो और भी कई तरह के खतरा होगा। पर फिर इन तीनों को लगा कि भाई अपने दोस्त को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और इन तीनों ने जो अमन जिस रास्ते से गया उससे नहीं, एक दूसरी पगडंडी ढूंढी जो एक प्रॉपर रास्ता बना था जंगल के अंदर जाने के लिए। और उस पगडंडी पर चलते चलते ये जंगल के अंदर की ओर जाने लगे। अब जब ये लोग अमन को ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुंचे तब अचानक से किसी ने पत्थर फेंक के मारा और वो पत्थर लगता है अंकित के सर पे। भाई अब जिधर से पत्थर आया इन लोगों ने टॉर्च उस डायरेक्शन में जलाया और देखा कि एक पेड़ की डाली पे ऊपर अमन बैठा हुआ है। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ी हैं और बिल्ली की आंखों की जैसे ग्लो कर रही थी। और जो गाड़ी के बाहर कूदा था उसके वजह से उसके पूरा हाथ पैर मुंह सब छिल चुका है। उसके पूरे बॉडी से ऐसे खून टपक रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ एक दिन बाद ही अमावस्या थी जिसकी वजह से चांद भी एकदम छोटा पड़ रखा था। उसकी रोशनी बहुत ज्यादा जंगल के अंदर आ नहीं रही थी। ये लोग बस उस टॉर्च की रोशनी में ही अमन को देख पा रहे थे। मनोज यहाँ लिखते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, उस वक्त पेड़ की डाल पर अमन को ऐसे हालत में देख के कोई पैंट में सुसु ना कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब सोचो किस मेंटल स्टेट में मनोज ये सब चीजें मुझे बता रहे हैं। इस टाइम पर क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। इस टाइम पर छोड़ो, उस समय क्या चल रहा होगा जब ये अमन को उस हालत में देख रहे होंगे। एक बार खुद को मनोज की जगह इमेजिन करो, एक बार बस कुछ सेकंड के लिए। अब यहाँ मनोज एकदम डरते हुए बोलते अपने दोस्तों से कि भाई अब ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे से अब नहीं होगा, प्लीज यहाँ से चलो। और उसके बाकी दोस्त बोलते कि भाई कैसे चले जाएं, उसके मम्मी पापा वो क्या बोलेंगे, हम वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अब इस पर मोहित बोलता है कि अच्छा एक काम करता हूँ, मेरा घर यहाँ सिर्फ अब 30 किलोमीटर रह गया है, मैं ना पापा को फोन करता हूँ और देखता हूँ कुछ हेल्प मिल सकता है तो। अब मोहित यहाँ फोन निकालता है पर फोन में नेटवर्क नहीं। तब फिर मोहित ने बोला कि काम करो अंकित और मनोज, तुम दोनों अमन के ऊपर नजर बना के रखो और मैं ना बाहर रोड पे जाके ऐसे नेटवर्क लाने की कोशिश करता हूँ। रोड पे नेटवर्क आ जाएगा तो मैं पापा को कॉल कर लूंगा। अब यहाँ मोहित नेटवर्क सर्च करते करते बाहर रोड पे चला जाता है और इस बीच जंगल में खड़े हैं अंकित, मनोज और ऊपर बैठा है अमन। थोड़े टाइम के बाद अमन वैसी लड़की की आवाज में बोलता है कि तुम लोग मुझे इसके अंदर से निकालोगे, क्या लग रहा है मेरे घर में आके तुम लोग मजे करोगे और मैं तुमको ऐसे ही जाने दूंगी। अब इस पर अंकित और मनोज एकदम हाथ जोड़ के बेबस होके बोलते हैं अमन को कि प्लीज इसको जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम कभी आपके घर की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे, हमारे दोस्त को छोड़ दो। अब उनकी ये प्रार्थना सुन के अमन थोड़ी देर शांत होता है, फिर बोलता है कि मुझे एक साड़ी ला के दो। तब इन दोनों ने बोला कि अभी इस समय हम कहाँ से जंगल के अंदर साड़ी लाएं, आप हमारे साथ चलिए मोहित के घर पे और वहाँ हम आपको साड़ी देंगे। पर ये बात सुन के अमन एकदम चिढ़ जाता है और बस जिस डाली पे बैठा हुआ था उस डाली से दूसरी डाली पे छलांग लगा दी उसने। अब ये दोनों बस ये कोशिश कर रहे थे कि अमन इनके आंखों के सामने से ओझल ना हो, पर ये लोग देखते हैं कि भाई अमन बस एक जगह से दूसरी जगह कूदे जा रहा है। अब वो मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि जो मनोज हैं इनकी वहीं तबीयत बिगड़ने लगती है, इनका शरीर एकदम गर्म हो गया और ये वहीं बेहोश होके गिर गए। अब थोड़ी देर के बाद जब अमन दोबारा से कूदने की कोशिश करता है तो वो एक पतली सी डाली पे जाके अपना पैर टिकाता है और वो डाली थोड़ी ज्यादा ही पतली होने की वजह से टूट जाती है और अमन वहां से धड़ाम करके नीचे गिरता है। अभी अंकित देखता है कि उस गिरने के साथ साथ कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। शायद अमन के बॉडी में कुछ फ्रैक्चर हो गया था और इसकी वजह से अब वो ना चल नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, बस एकदम वहीं लेटे लेटे गुर्रा रहा है। अब जैसे अंकित ने ये मंजर देखा, भाई जैसे तैसे करके मनोज को उठाने की कोशिश करता है। मनोज हल्का होश में आता है तो यहाँ अंकित ने अपना शर्ट निकाल के अमन जो था उसका पूरा हाथ पैर बांधा जैसे तैसे करके और ये दोनों उसे पकड़ के वापस रोड पे लेके आते हैं। अब जब ये लोग रोड पे पहुंचे तो देखा कि भाई मोहित लगातार फोन ट्राई कर रहा है पर फोन लग नहीं रहा था।
ये लोग अमन को लेके गाड़ी में बैठाते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई चलते हैं फटाफट यहाँ से। पर भाई साहब यहाँ पर गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। 3-4 बार सेल्फ मारते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। और इसी बीच इनके गाड़ी के ऊपर कुछ आके गिरता है भारी सा। अब इस टाइम पर अमन बेहोश पड़ा है और तब इन लोगों को गाड़ी के ऊपर से आवाज आती है कि मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, तुम लोग इसको बचा नहीं सकते हो, मेरे घर में रहोगे तुम लोग, इतनी हिम्मत हो गई। अब इस पर मनोज बोलता अंकित को कि भाई हनुमान जी और जगन्नाथ जी का नाम लेके तू बस गाड़ी स्टार्ट कर। फिर अंकित ऐसे भगवान का नाम जप करता है, ये दोनों भी अपना नाम जप स्टार्ट करते हैं और तब 3 सेल्फ के बाद गाड़ी फाइनली स्टार्ट होती है। और जब इसने गाड़ी पे रेस दिया तो जो वो भारी भरकम चीज ऊपर थी इनके गाड़ी की, वो फिसल के पीछे गिर गई। अब इन लोगों ने बिना कहीं गाड़ी रोके सीधा मोहित के घर पहुंचते हैं। अब जब ये मोहित के घर पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी अमन के मम्मी पापा और मोहित के मम्मी पापा मौजूद थे। अब रास्ते में जो कुछ भी हुआ था इन लोगों ने सारी बात बताई तो अमन के पापा ऐसे गुस्सा करने लगे, मम्मी रोने लगी जोर जोर से। तब मोहित के पापा बोलते हैं कि अब इनसे बच्चों की तो गलती है नहीं, जानबूझ के थोड़ी कहती है लोग अंदर। अब इस टाइम पर अमन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब जो यहाँ मोहित के पापा थे इन्होंने पहले ही अपने गुरुजी को बुला रखा था। उन्होंने अपने पूजा का सिंदूर निकाल के अमन के शरीर पे लगाया और बोला कि अभी हम इस पर कोई भी क्रिया नहीं कर सकते, इसको पहले तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब यहाँ सब लोग अमन को लेके सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ उस रात इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और कुछ नर्स थे। पहले डॉक्टर ने बोला कि ये तो एक्सीडेंट केस है, प्रॉपर FIR होगा तभी मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाऊंगा। और सारे लोगों ने मिलकर समझाया कि नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इस तरीके से अमन गिर गया था। पर बहुत कोशिश करने के बाद डॉक्टर फाइनली कन्विंस हुआ और वो अमन की ट्रीटमेंट शुरू करता है। अमन के दोनों पैर में प्लास्टर लग गए और यहाँ इस टाइम अमन का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। अब यहाँ पूरी रात अमन के दोस्त और उनके मम्मी पापा अमन के पास ही बैठे रहे हॉस्पिटल में और घर पे जो मोहित के पापा थे और उनके गुरुजी वो दोनों अमन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पर अभी आगे इस पिक्चर का सबसे खौफनाक मंजर आना बाकी था दोस्त, सुनो एकदम ध्यान से क्या होता है। अब देखो रात भर सारे लोग एकदम परेशान रहे कि भाई अमन कैसे भी ठीक हो जाए, पर जब सुबह हुई तब भी अमन के सेहत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इसको अभी भी होश नहीं आया था। अब इस टाइम पर गुरुजी वापस आते हैं हॉस्पिटल और ये अमन का थोड़ा सा बाल और नाखून काट के अपने साथ घर ले जाते हैं। घर जाके ये फाइनल विधि की तैयारी करने लगे और इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारा सामान भी मंगवाया, जैसे सिंदूर, चंदन, पेड़ के पत्ते, एक गुड़िया, नारियल, कपूर, सफेद और लाल कपड़ा और साथ में चिकन और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। सुबह 8 बजे नहा धोकर ये पूजा स्टार्ट करते हैं और इन्होंने बोला कि अगली सुबह 5:45 से पहले हम ये पूजा समापन करनी पड़ेगी। 5:45 को पूर्ण अमावस्या लग जाएगा और उसके बाद से इस चुड़ैल को काबू करना हमारे वश की बात नहीं रहेगी। अब होता यह है कि जैसे ही गुरुजी ने घर पे पूजा स्टार्ट की, भाई यहाँ हॉस्पिटल में अमन तड़पने लगा। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसे कैसे हो रहा है, पर किसी ने भी डॉक्टर को उस पूजा के बारे में नहीं बताया कि भाई इसके लिए गुरुजी ऐसे ऐसे पूजा कर रहे हैं। इस टाइम पर मनोज, अंकित और अमन के मम्मी पापा वहाँ अमन के साथ हॉस्पिटल में है और मोहित के पापा और गुरुजी मोहित के घर पे। इधर पूजा चल रही है और इधर डॉक्टर्स अमन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने मनोज और अंकित को फोन करके घर बुलाया और भाई जब ये लोग घर पहुंचे तो इतना खौफनाक मंजर देखने को मिला। ये पाते हैं कि गुरुजी एक बंद कमरे में पूजा कर रहे हैं और ये पाते हैं कि उस पूरे कमरे में जिसमें गुरुजी पूजा कर रहे हैं एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है। सिर्फ जो हवन की आग थी उसकी ही रोशनी थोड़ी बहुत इधर उधर पड़ रही थी। यहाँ गुरुजी एक सिंदूर से बने सर्कल के अंदर बैठे हुए थे और साथ ही मोहित और मोहित के पापा भी एक सिंदूर से बने बड़े सर्कल में बैठे हैं। तो मनोज यहाँ मोहित से इशारा करके पूछता है, मतलब मोहित तो पहले से ही था वहां पे, मोहित से पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्या चल रहा है। तब यहाँ मोहित ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया और भाई ये लोग देखते हैं कि उस कोने में वही सेम औरत जैसे वो घर के रैक पे बैठी थी, पूरे दोनों पैर से जमीन पे टिका के उसी हालत में बैठी है और उसके बाल एकदम सामने आ रहे मुंह पे। पर यहाँ वो औरत एकदम क्लियर इनको दिखाई नहीं पड़ रही थी क्योंकि हवन की वजह से थोड़ा थोड़ा धुआं भी हो रखा था, जो एकदम थोड़ा फॉगी सा विजुअल था उसका। पर ये लोग उस आग की रोशनी में उसका एकदम काले रंग का हाथ देख पा रहे थे। अब यहाँ गुरुजी ने मंत्र पढ़ने के बाद औरत से पूछा कि क्यों आई है इसके साथ, क्यों परेशान कर रही है। पर इस पर वो औरत कुछ जवाब नहीं देती, बस गुस्से में एकदम गुर्राए जा रही थी। अब इस पर गुरुजी ने मंत्र पढ़ के अग्नि में कुछ डाला और इसके साथ ही वो औरत एकदम कराहने लगी दर्द के मारे। गुरुजी ने फिर पूछा कि बता क्यों पीछे पड़ी, वरना मैं और भी उपाय करूंगा। तब वो औरत बोलती है कि ये क्यों आया मेरे कमरे में आके बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये रूम, ये मेरा कमरा था, मेरे कमरे में कैसी हिम्मत हुई इसके आने की। तब यहाँ गुरुजी ने बोला कि उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो।
और फिर मोहित और अंकित ने भी हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हम गलती से उधर आ गए थे, हमें माफ कर दीजिए। पर जो वो औरत की स्पिरिट थी वो सुनने को राजी नहीं। गुरुजी ने इसके बाद बहुत मंत्र पढ़ा, बहुत सारी पूजा की। इनफैक्ट वो जो मुर्गा था उसकी बलि भी दी, और बलि देते ही वो पूरा मुर्गा उठा के तुरंत खाने लगती है। अब जैसे उसने मुर्गा पूरा खत्म किया, गुरुजी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, कब जाएगी तू? तो बोलती है कि अमन की जान चाहिए मुझे, मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगी। अब जैसे उस औरत ने बात बोली, अंदर जितने लोग बैठे थे वो सब रोने लगे। इसके अलावा तुझे और क्या चाहिए जिससे तू चली जाएगी, ये बता। तब वो औरत बोलती है कि मुझे एक लाल साड़ी लाके दे दो। गुरुजी पूछते हैं कि लाल साड़ी लेके चली जाएगी ना? अब ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बोले कि हाँ मैं चली जाऊंगी, पर उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। वो एकदम चुपचाप साइलेंट होके बैठ गई। अब यहाँ गुरुजी के बोलने पर ये लोग जाते हैं और साड़ी लेके आते हैं मार्केट से। गुरुजी ने वो साड़ी उसके तरफ फेंकी और वो साड़ी लेके अपने साइड में लपेट लेती है और फिर बोलती है कि अमन भी चाहिए मुझे, और ऐसा बोल के वो इनके सामने से गायब हो गई। इसके बाद गुरुजी ने बोला कि ये तो नहीं होगा। अब यहाँ जो भी बात हो रही थी ये सिर्फ गुरुजी को सुनाई दे रही थी कि वो आत्मा क्या बोल रही है। इन बाकी लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस ये लोग उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे, उससे थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। गुरुजी ने बोला कि अगर वो अमन के अंदर आके बोलती तब तुम लोगों को सुनाई देता, पर अभी सिर्फ वो एक आत्मा है जिससे मैं सिर्फ सुन पाता हूँ मेरे सिद्धियों के कारण। अच्छा, इस टाइम पर पूजा करते करते रात के करीब 10 बज जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि साड़ी लेने के बाद भी वो नहीं मानी और इसका अब सिर्फ एक ही उपाय है। मुझे उस घर की मिट्टी चाहिए जहां पर तुम लोगों ने उसे देखा था, और उस मिट्टी को इस्तेमाल करके मैं एक पूजा करूंगा और ये पूजा 5:45 से पहले खत्म हो जानी चाहिए। अभी 10 बज रहे हैं, 5:45 होने में करीब 7 घंटे 45 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर मनोज, अंकित और मोहित के पापा ये तीनों गाड़ी में बैठकर फटाफट जाते हैं उस घर से मिट्टी लाने। अब जो कि था तो वो 70-75 किलोमीटर दूर, मतलब टोटल अप डाउन करने में इनको 150 किलोमीटर कवर करना था। पर भाई यहाँ किसी की जान दांव पर लगी थी। इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, इनको एक शॉर्टकट रास्ता पता था जंगल के बीच से, तो उधर से ये लोग सीधा जो पीजी था इनका पुराना वाला वहां पहुंचते हैं। और जब ये लोग वहां पहुंचे तो घर के बाउंड्री के अंदर मोहित के पापा जाते हैं। अंकित और मनोज की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मोहित के पापा जब घर के बाउंड्री के अंदर गए और जब वो वहां से मिट्टी उठा रहे थे तब इनको घर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अब जैसे जैसे इन्होंने हिम्मत करके मिट्टी उठाई वहां से और वापस घर आते आते इनको सुबह के 5:10 हो जाते। पूर्ण अमावस्या लगने में 35 मिनट और बचे थे। अब यहाँ पंडित जी ने फटाफट जो भी विधि थी वो सब करनी शुरू की। पूरे अपने ताकत से पंडित जी पूजा कर रहे थे, पर वो पूजा खत्म होते होते सुबह के 6 बज जाते हैं। और एग्जैक्ट 6 बजे इनको हॉस्पिटल से फोन आता है कि भाई अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जो आत्मा थी वो अमन को अपने साथ ले गई। अमन के पिताजी ने बताया कि कुछ पल के लिए अमन को होश आया था और वो तुम सबसे मिलना चाह रहा था, पर कुछ ही सेकंड के बाद वो एकदम शांत हो गया। अब चारों तरफ एकदम दुख का माहौल हो गया। बाद में सबने गुरुजी से पूछा कि भाई ये अमन के पीछे ही क्यों पड़ी थी, अमन को ही क्यों लेके गई? तब गुरुजी ने बोला कि उस वक्त अमन का जो ग्रह था वो काफी कमजोर हो रखा था, जिसकी वजह से अमन उसके काबू में आ गया। अगर अमन उस वक्त बेहोश नहीं होता, मैंने बताया था ना कि रात के टाइम जब ये दोनों अमन और अंकित पहुंचे थे तो अमन बेहोश हो गया था। अगर वो बेहोश नहीं होता तो शायद वो इस पे हावी ना होती, और यही कारण था कि अंकित उस रात बचा रहा। और अंकित में हिम्मत भी थी भाई, वो ऐसे डरा नहीं उससे, मतलब डर तो रहा था पर उसने उस तरीके से जाहिर नहीं होने दिया। और मोहित और मनोज इसलिए बचे रहे कि ये दोनों ऊपर ही नहीं गए उस रात। अब एग्जैक्ट वो किसकी स्पिरिट थी इसके बारे में तो मनोज ने कुछ नहीं लिखा है, पर आई जस्ट होप कि जिसके भी स्पिरिट हो भाई उससे मुक्ति मिल जाए और कोई और उसका शिकार ना बने। तो यार ये थी एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी जिसमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने एक दोस्त को खो दिया। ऐसी घटना अगर कोई आपके जानने भी घटी है तो आप इस ईमेल आईडी पर मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।